हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेल बायोलॉजी के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एम फेज़ के जो कार्योकाइनेसिस के स्टेप्स होते हैं, यानी प्रोफेज मेटाफेज। 2 स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में उनसे आगे के यानी एनाफेज और टेलोफेज स्टेप्स कंप्लीट करके साइटोकाइनेसिस कंप्लीट करनी है। क्लियर है? तो देखो स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? थर्ड जो स्टेप होता है, थर्ड स्टेप या थर्ड सब फेज बोल सकते हो तुम लोग, एनाफेज की। एनाफेज में क्या होता है? तो देखो, इट स्टार्ट्स विद splitting of centromere। ठीक है, क्लियर? by splitting of centromere, chromosomes are divided into two daughter chromatids। स्प्लिटिंग से क्या होगा? हर क्रोमोसोम 2 डॉटर क्रोमेटिड में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हर क्रोमोसोम 2 डॉटर क्रोमेटिड में डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या होता है? ईच डॉटर क्रोमेटिड connected with their respective centrioles on poles via spindle fibers are pulled and pushed। अब ये पुलिंग और पुशिंग किसके द्वारा होगी? आर पुल्ड बाय क्रोमोसोमल फाइबर बोल दो, या फिर इन्हें कहा जाता है स्पिंडल फाइबर्स and pushed by newly formed interzonal fibers toward their respective poles। देखो क्या होता है कि जब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग से क्या होता है? सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग से जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड रखने वाला क्रोमोसोम है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा मतलब 2 डॉटर क्रोमेटिड बन जाएंगी उसमें से। ठीक है, उसकी 2 डॉटर क्रोमेटिड बनेंगी। हर डॉटर क्रोमेटिड कनेक्ट रहेगी अपने रेस्पेक्टिव सेंट्रियोल से, जो कि एक पोल जो कि हर पोल पे होगा, मतलब एक पोल पे होगा। एक पोल पे एक सेंट्रियोल, उससे एक डॉटर
क्रोमेटिड अटैच रहेगी, दूसरे पोल पे दूसरा सेंट्रियोल, उससे दूसरी डॉटर क्रोमेटिड अटैच रहेगी। किसके थ्रू अटैच रहेगी? स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू। अब उन्हें धक्का दिया जाता है, मतलब खींचा जाता है, पुल किया जाता है, खींचा जाता है बाई क्रोमोसोमल फाइबर या स्पिंडल फाइबर या क्रोमोसोमल फाइबर खींचेंगे। तो ये किस तरफ खींचेंगे? ये तो रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ ही खींचेंगे। और पुश किया जाता है, इन्हें धक्का दिया जाता है। ये होते हैं न्यूली फॉर्म्ड इंटरजोनल फाइबर, जो कि धक्का देंगे इन्हें पोल्स की तरफ। तो ये खींच भी पोल्स की तरफ रहे हैं और उस साइड से धक्का भी पोल की तरफ ही लग रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो इस वजह से क्या होगा, इन लेटर एनाफेज half chromatids reached on two respective poles means each pole has one copy of genetic material has one copy of genetic material। अब देखो क्या होता है, डायग्राम से समझना। ये अर्ली एनाफेज है और ये लेटर एनाफेज है। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या होता क्या है। ये थोड़ा सा फैलाया सा बन गया, दोबारा बनाते हैं। देखो अर्ली एनाफेज और लेटर एनाफेज में डिफरेंस क्या है। ये है पोल्स और पोल्स पे प्रेजेंट है सेंट्रियोल और ये बना रहे हैं सेंट्रोसोम। क्लियर है? ये क्या बना रहे हैं? सेंट्रोसोम। चलो ये तो यहां भी होंगे, डिसअपियर थोड़ी ना हो जाएंगे। ये तो यहां भी होंगे। सेंट्रियोल्स हैं रिस्पेक्टिव पोल्स पे। ठीक है, क्लियर है? अब देखो क्या होता है यहाँ स्टार्टिंग में यानी अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, जो अरेंज थे मेटाफेज प्लेट पे अरेंज थे क्रोमोसोम्स, उनका सेंट्रोमियर टूटता है और स्पिंडल फाइबर एक एक क्रोमेटिड को अपनी अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, एक एक क्रोमेटिड को अपनी अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो ये देखो, ये सेंट्रोमियर टूटने से क्रोमेटिड सेपरेट हुई, सेंट्रोमियर टूटने से क्रोमेटिड सेपरेट हुई है। सेंट्रोमियर टूटने से क्रोमेटिड सेपरेट हुई है। ठीक है, और ये क्रोमेटिड स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू कनेक्टेड थी, किससे? सेंट्रियोल से, अपने रिस्पेक्टिव सेंट्रियोल से, जो कि एक एक पोल पे प्रेजेंट है, रिस्पेक्टिव पोल पे प्रेजेंट है। ये तो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये तो इन्हें क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये तो खींचेंगे यानी पुल करेंगे। ठीक है, और यहाँ नए बने हुए इंटरजोनल फाइबर्स होंगे, ये हैं नए बने हुए इंटरजोनल फाइबर्स। ये इन्हें क्या करेंगे, एरो से समझ आ रहा होगा, पुश कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, इन्हें धक्का दे रहे हैं। एक को कहेंगे जा तू उस साइड चली जा, जा तू उस साइड चली जा। ठीक है, मतलब ऐसे धक्का देंगे। क्लियर है? और जो स्पिंडल फाइबर है वो ऐसे खींच रहे होंगे अपने पोल की तरफ। ठीक है, वो खींच रहे होंगे पोल की तरफ, तो दोनों साइड से ताकत लगेगी, दोनों साइड से ताकत लगेगी। तो क्या होगा, ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये एक एक क्रोमेटिड एक एक पोल पे चल जाएगी। यानी एक क्रोमोसोम की दो क्रोमेटिड थी, एक क्रोमेटिड इस पोल पे पहुंच गई, एक क्रोमेटिड इस पोल पे पहुंच गई।
और एक क्रोमेटिड दूसरे पोल पे पहुंच गई। ठीक है, देखो इस तरह से क्रोमेटिड पहुंच जाती हैं, इस तरह से क्रोमेटिड पर्टिकुलर एक एक पोल पे पहुंच जाती हैं। अब यही यहाँ होगा, एक एक क्रोमेटिड पहुंच गई होंगी। क्लियर है? और ये अटैच्ड होंगी स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से। ठीक है, देखते जाओ। ये है लेटर एनाफेज। ये क्या है? लेटर एनाफेज है, जहां पर ये पर्टिकुलर पोल्स पे पहुंच चुकी हैं। ये तो है लेटर एनाफेज, लेटर एनाफेज। और ये है अर्ली एनाफेज, जहां ये चलना स्टार्ट हुए थे, अर्ली एनाफेज। क्लियर है ना? समझ गए? तो देखो क्या हुआ, एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स थे वो सेंट्रोमियर पर टूटे, यानी क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर टूटा। ठीक है, और जो दो सिस्टर क्रोमेटिड थी उनमें से एक एक क्रोमेटिड रेस्पेक्टिव पोल्स की तरफ चली गई। किस वजह से गई? स्पिंडल फाइबर के खींचने और इंटरजोनल फाइबर के धक्का देने की वजह से। ठीक है, स्पिंडल फाइबर के खींचने और इंटरजोनल फाइबर के धक्का देने की वजह से रेस्पेक्टिव पोल्स पे, रेस्पेक्टिव सेंट्रियोल्स की तरफ चली गई। क्लियर है? ये होता है एनाफेज के दौरान। लपेटो जल्दी से लपेटो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हो गया? हो गया? चलो, ये बात है किसकी? एनाफेज की। ये था थर्ड स्टेप एनाफेज। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फोर्थ स्टेप की, जो है टेलोफेज। टेलोफेज तो देखो यहाँ एक एक कॉपी जेनेटिक मटेरियल की एक एक पोल पे चली गई है। समझ गए? समझ गए? चलो, अब बात करते हैं टेलोफेज की। किसकी? टेलोफेज की। देखो नेक्स्ट और फोर्थ फेज है टेलोफेज। टेलोफेज को हम लोग कह सकते हैं कि ये रिवर्स होता है। इट इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज का रिवर्स है। प्रोफेज में जो कुछ हुआ था ना, उसका उल्टा कांड यहाँ होता है। ठीक है, मतलब उसका अपोजिट फंक्शन यहाँ होता है। क्या हुआ था प्रोफेज में? प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अदर सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हुए थे। वो रीअपियर हो जाएंगे, ये पॉइंट बाद में लिखेंगे। दूसरा क्या हुआ था? क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए थे। ठीक है, क्रोमोसोम कंडेंस हुए थे। यहाँ क्या होगा? यहाँ जो होगा वो देखो हम लोग लिखते हैं द copies of genetic material present on both the poles having chromatids ठीक है, and these chromatids starts decondensation to form chromatin material during this phase। इस फेज में क्या होगा? जो दोनों पोल्स पे एक एक कॉपी गई है जेनेटिक मटेरियल की, वो किस फॉर्म में है? क्रोमेटिड की ही तो फॉर्म में ना,
क्रोमेटिड सी तो है, वो क्रोमेटिड क्या करेंगी, डीकंडेंसेशन स्टार्ट कर देगी, यानी डिकॉइल होने लग जाएंगी। समझ गए? कॉइलिंग, कंडेंसेशन या कंडेंस होने से क्या हुआ था कि वो स्ट्रक्चर चेंज करके क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम बन गया था। अब यहाँ ये क्रोमोसोम कह लो या क्रोमेटिड कह लो, ये वापस से स्ट्रक्चर डिफॉर्म करेंगे, डीकंडेंसेशन होगी और क्रोमेटिन मटेरियल में चेंज हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस फेज के दौरान। क्लियर है? नेक्स्ट वही जो स्टेप अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या होगा, देन ईच या फिर मैं कहूँ देन दिस क्रोमेटिन मटेरियल present separately on both poles starts to form separate nuclear membrane on both poles। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रीअपियर होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट, द सेल organelles like endoplasmic reticulum, Golgi body, etc. are reappear। ठीक है, वो रीअपियर हो जाएंगी। ठीक है, दोबारा दिखने लगेगी, दोबारा वो स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में दिखने लगेगी, नजर आने लगेगी। ठीक है, तो ये सब कुछ इस फेज के दौरान होता है। क्या होता है टीलोफेज में जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जो एक एक कॉपी गई है, मतलब जो एक एक क्रोमेटिड पोल्स पे पहुंची है ना, आधे क्रोमेटिड एक पोल पे, आधे क्रोमेटिड एक पोल पे। ठीक है, जो एक कॉपी एक पोल पे, दूसरी कॉपी दूसरे पोल पे पहुंची है जेनेटिक मटेरियल की, वो क्या करते हैं, डीकंडेंसेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, डिकॉइलिंग स्टार्ट कर देते हैं, फॉर्म को डिफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। समझ गए? और इससे क्या बनेगा, अगर क्रोमेटिड यानी क्रोमोसोम्स डिफॉर्म होंगे तो फिर से क्रोमेटिन मटेरियल बनेगा और क्रोमेटिन मटेरियल बन जाता है। अब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल दोनों पोल्स पे प्रेजेंट है अलग अलग सेपरेटली, वो क्या करता है, सेपरेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाना स्टार्ट कर देता है दोनों पोल्स पे रहते हुए। ठीक है, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई और जो और सेल ऑर्गेनेल्स थी वो भी रीअपियर होगी। तो क्या हुआ, एट लास्ट में क्या कह सकता हूं, देन देयर आर टू सेपरेटेड nucleus present in the cell on ending of telophase। टेलोफेज के एंडिंग पे क्या होगा कि न्यूक्लियस के अंदर सेल के अंदर दो सेपरेट न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। देखो क्या होता है यहाँ इस फेज में, टीलोफेज में, जो अपोजिट पोल्स पे क्रोमेटिड पहुंच चुकी थी ना, वो क्रोमेटिड डीकंडेंस होने लग जाती है। ठीक है, क्रोमेटिड डीकंडेंस होती है जिससे क्रोमेटिन मटेरियल बनता है। ठीक है, अपोजिट पोल्स पे, दोनों पोल्स पे क्रोमेटिन मटेरियल बनने लग जाएगा, क्योंकि क्रोमेटिड टूट रही हैं, बिखर रही हैं, क्रोमेटिन मटेरियल फॉर्म हो रहा है, ये क्रोमेटिन मटेरियल बन गया। ठीक है, चलो ये क्रोमेटिन मटेरियल हो गया।
अब ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या करता है, ये और ज़्यादा डिकोइलिंग शो करता है, और ज़्यादा डिकंडेंसेशन शो करता है, और धीरे धीरे इस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग जाती है। तो एक न्यूक्लियस तो एक पोल पे हो गया, एक न्यूक्लियस तो एक पोल पे, और दूसरे पोल पे दूसरा न्यूक्लियस। तो टेलोफेज के एंडिंग में हमें क्या मिलता है कि दोनों न्यूक्लियस या दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे किसमें, एक सेल के अंदर। और यहाँ जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रीअपियर हो गया है, ठीक है, वो रीअपियर हो जाता है, गोल्जी बॉडी रीअपियर हो जाती है, गोल्जी बॉडी रीअपियर होने लग जाती है, ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज आने लग जाती है यहाँ, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। तो देखो दो न्यूक्लियस बन गए, ये क्या है N1 पहला न्यूक्लियस, और ये क्या है N2 दूसरा न्यूक्लियस। ये क्या है ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ जाओगे। ये क्या है GB, रोड नहीं है, गोल्जी बॉडी है, समझ जाओगे तुम लोग, ठीक है। ये होता है किसमें, टीलोफेज में। ये टीलोफेज के दौरान होने वाले इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स हैं टीलोफेज के दौरान होने वाले। क्लियर है, तो निपटाओ पहले इसे, जल्दी से निपटाओ, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हो गया, चलो ये बात हुई टेलोफेज की। और यहाँ एम फेज का पहला पार्ट कार्योकाइनेसिस होता है कंप्लीट। कार्योकाइनेसिस क्या होता है, कंप्लीट कार्योकाइनेसिस हो गया ना, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, एक न्यूक्लियस के दो बन गए, एक से भले दो, दोनों बन गए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, अब हमें देखना है सेकंड पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो देखो साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दो तरीके होते हैं, ठीक है, दो टाइप से होता है सेल डिवीजन, टू टाइप्स। किस बेसिस पे दो टाइप हुए कि सेल कौन सा है, सेल किसका है, सेल कौन सा है, इस बेसिस पे, ठीक है। पहला टाइप एनिमल सेल, पहला टाइप, टाइप लिख लेते हैं ना, टाइप डिस्कस कर लेते हैं हम लोगों ने, टाइप का है। तो देखो फर्स्ट टाइप है जिसका नाम है फुरो फॉर्मेशन, फुरो फॉर्मेशन मेथड, फॉर्मेशन मेथड, क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड टाइप है सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड, सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड, क्लियर है। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, फुरो फॉर्मेशन में और सेल प्लेट फॉर्मेशन में। फुरो फॉर्मेशन होता है इन एनिमल सेल, इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या खास बात है कि सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल के अंदर। और सेल प्लेट फॉर्मेशन कहाँ होगा, इन प्लांट सेल, इन प्लांट सेल, इन प्लांट सेल। रीजन कि यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट है, यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट होती है, अभी प्रेजेंट नहीं दिख रहा, कमाल है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो देखो दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है, किस तरह से डिवीजन होता है। तो देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसके अंदर ये दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या होता है जब इसे डिवाइड करना होता है ना, तो इसके अंदर इस तरह से फुर्रो बनने लग जाती है, खांच बनने लग जाती है, ठीक है, फुर्रो होती है खांच,
जैसे दीवार में दरार आने लगती है इस तरह से फुर्रो बनने लग जाती है, ठीक है, इस तरह से। और धीरे धीरे ये फुर्रो बड़ी होती जाती है। कैसे? तो देखो धीरे धीरे ये फुर्रो बड़ी होती जाती है। धीरे धीरे ये फ्रो बड़ी होती जाती है, ठीक है। फ्रो बड़ी हो रही है और साइटोप्लाज्म में जैसे जो ऑर्गेनेलीज की कॉपी बनी थी G1 फेज के दौरान, वो आधी ऑर्गेनेलीज एक साइड रह जाती है एक न्यूक्लियस के पास, आधी ऑर्गेनेलीज दूसरे न्यूक्लियस के पास चली जाती है, ठीक है। और धीरे धीरे ऐसे होते होते क्या होता है, आफ्टर ऑल एंडिंग में रिजल्ट क्या मिलता है कि 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। एक सेल तो ये बन जाता है और एक सेल ये बन जाता है। तो इस तरह से फुर्रो बन करके सेल डिवाइड होता है और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस हो जाता है, ठीक है। ये सेल का हो गया न्यूक्लियस। चलो ये बन गए 2 सेल, क्लियर है ना, समझ गए। तो 2 डॉटर इंडिविजुअल। और जेनेटिक मटेरियल हमेशा सेम रहेगा क्योंकि डिवीजन कैसा है, डिवीजन कैसा है, माइटोटिक डिवीजन है ना। तो ये होता है फुर्रो फॉर्मेशन मेथड, ठीक है। ये यहां बनने लगती है, ये है फुर्रो, खांच, ठीक है। और ये जो यहाँ बीच में मटेरियल जैसे इनको खींचते हैं, फुर्रों को बड़ा करते हैं, ये हैं, इन्हें कहा जाता है मिड बॉडी, मिड बॉडी, ठीक है। और ये फुर्रो बड़ी हो जाती है, 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, 2 डॉटर सेल्स। 2 हंसी खुशी खेलते हुए बच्चे, 2 डॉटर सेल्स हैं, ठीक है, समझ गए, क्लियर है ना। चलो ये होता है फुर्रो फॉर्मेशन मेथड। अब ये तो आसान था क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है, बाहर से जैसे हम लोग किसी फोम में उंगली घुसाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो देखो इस तरह से फुर्रो बनती हुई आती है और एट लास्ट डिवीजन हो जाता है, ठीक है, इस तरह से, समझ गए। यही हुआ है यहाँ क्योंकि सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, ठीक है। यानी सेल वॉल रिजिड नहीं होती, सेल वॉल फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है तो फुर्रो बन जाती है। जबकि जैसे मैं एग्जांपल दूं तुम लोगों को, ये है, ये तुम लोग मानो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में नहीं रेक्टेंगुलर ही होता है, ठीक है। तो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में तुम लोग इस तरह से फुर्रो बना सकते हो, वे ताकत लगा के इस डब्बे में तो बना दोगे, प्लांट सेल में नहीं बना पाओगे, सेल वॉल बहुत रिजिड होती है, ठीक है, इस तरह नहीं बना पाओगे। और ये कोई चेंज नहीं हुआ ना, कोई भी चेंज। तो देखो प्लांट सेल में फिर डिवीजन कैसे होता है, प्लांट सेल में सेल डिवीजन कैसे होता है। तो देखो ये है प्लांट सेल, ये है प्लांट सेल जिसके बाहर एक हार्ड रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है, जिसके बाहर एक हार्ड रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है। ये क्या है, ये है सेल वॉल। और ये अंदर क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और जैसा कि यहाँ कार्योकाइनेसिस हो चुका है, 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, ठीक है, 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं और वो दोनों अपोजिट पोल्स पे अरेंज हैं। तो सेल को तो डिवाइड होना पड़ेगा, ये तो सिंपल सी बात है, 2 न्यूक्लियस नहीं रख सकता, सिंसियसियल कंडीशन नॉर्मली नहीं बनती, ठीक है, तो डिवाइड होना पड़ेगा। ये देखो इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्या था, ये सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, जो आसानी से टूट गई। ये सेल वॉल है, ये इस तरह से नहीं टूटती, तो यहाँ दूसरा मेथड अपनाना पड़ता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड। क्या होता है, इस सेल में धीरे धीरे यहाँ डिपोजिशन होने लगता है मटेरियल का, ठीक है, धीरे धीरे डिपोजिशन होने लगता है मटेरियल का। मटेरियल किस तरह से डिपॉजिट होगा, देखो तुम लोग, मैं सेल का साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि आगे जगह रहे समझने के लिए। ठीक है, देखो क्या होता है, न्यूक्लियस है, चलो यहाँ क्या होता है, धीरे धीरे मटेरियल का डिपोजिशन होना स्टार्ट होता है यहाँ बीच में।
बीच में एक जो सेंटर पॉइंट है यहाँ लेयर बनने लग जाती है इस तरह मटेरियल के डिपोजिशन की, ठीक है। ये मटेरियल की डिपोजिशन की लेयर बनने लगती है। अब मैं इस तरफ से देखो तो मैं समझाता हूँ। ये मटेरियल के डिपोजिशन की लेयर बनने लगती है, ठीक है। इन मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट, ये मटेरियल्स हैं फ्रैगमोप्लास्ट। ये मटेरियल्स फ्रैगमोप्लास्ट हैं, ठीक है। फ्रैगमोप्लास्ट क्या है? फ्रैगमोप्लास्ट क्या है? तो देखो फ्रैगमोप्लास्ट डिपोजिशन है, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूलर फ्रैगमेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूलर फ्रैगमेंट्स की डिपोजिशन है, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसी के ऊपर, इसी डिपोजिशन के ऊपर कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो ब्राउन कलर में मैंने बनाया है, ये क्या है? ये है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की डिपोजिशन है, ठीक है। ये पैक्टेट है, क्लियर है। और इससे क्या होता है? ये सेल वॉल को बनाने वाले मटेरियल हैं, ये सेल वॉल को बनाने वाले मटेरियल हैं, और सेल वॉल को बनाने वाले मटेरियल हैं तो क्या होगा? इससे सेल वॉल बन जाएगी। सेल वॉल बन जाएगी तो क्या होगा? ये जो सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बने हैं, इनके लिए सेल दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दो डॉटर सेल बन जाएंगे, तो यहाँ से दो डॉटर सेल बन जाते हैं। हालांकि बनेंगे साइज में छोटे, पर बन तो गए, ठीक है। दो डॉटर सेल बन जाते हैं जिनके पास अपना अपना एक एक न्यूक्लियस है, ठीक है, क्लियर है। और ये इनके ऊपर प्रेजेंट हार्ड रिजिड सेल वॉल है। अब सेल वॉल बाहर से तो टूट नहीं सकती थी, तो हम लोगों ने अंदर से तोड़ना मुनासिब समझा। हमने तो क्या समझा? बायोलॉजी ने अंदर से तोड़ना सही समझा इसे, ठीक है। और इस तरह से दो डॉटर इंडिविजुअल बन जाते हैं, दो प्लांट सेल्स, दो प्लांट या दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो ये तो है सेल साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन, दो टाइप का, फुरो फॉर्मेशन मेथड से और ये सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड से। इसी फ्रैगमोप्लास्ट के इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेल प्लेट। इस फ्रैगमोप्लास्ट के ये जो स्ट्रक्चर बन गया ना, ये ऑल ओवर स्ट्रक्चर, इसे ही कहा जाता है सेल प्लेट, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, जैसे ये फुरो है तो ये सेल प्लेट है, ये सेल प्लेट है, ये स्ट्रक्चर। तो मैं एरो लगा देता हूँ। ये स्ट्रक्चर क्या है? यही स्ट्रक्चर तो है सेल प्लेट। ये स्ट्रक्चर तो क्या है? सेल प्लेट है, ठीक है। चलो हो गया क्लियर, फ्लो फॉर्मेशन मेथड और सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड। तो ये दो मेथड थे जिससे सेल डिवाइड करता है, क्लियर है। तो यहाँ कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है, यानी माइटोटिक डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम सेकंड टाइप का डिवीजन, मियोटिक डिवीजन या फिर रिडक्शनल डिवीजन देखेंगे, क्लियर है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।